दोस्तों, आज की कहानी है बेनकाब। इशिता फटाफट अपना काम निपटा कर कमरे में आई तो देखा नैतिक अपना सामान पैक करने में लगा हुआ था। कल सुबह 10 बजे की उसकी ट्रेन है, इसलिए सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखने में लगा हुआ था। इशिता को देखते ही नैतिक बोला, इशिता, मैं अपने डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ, तो मेरे कपड़े वगैरह रख दो, तो पैकिंग में थोड़ी जल्दी हो जाएगी। फिर मुझे ताऊ जी के घर भी तो जाना है। आगे छुट्टी बहुत कम भी तो मिलती है। अब इतने दिनों में जितना ज़्यादा लोगों से मिल लिया जाए उतना ही अच्छा है। किसी को शिकायत नहीं रहेगी, नहीं तो बेवजह माँ को ताने सुनाएंगे कि बेटा आया था और मिलकर भी नहीं गया। इशिता नैतिक की बातें सुनकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसे यूं खड़ा देखकर नैतिक पत्नी से इस तरह से बोला, अरे खड़ी क्यों हो, जल्दी से पैकिंग करवा दो। पत्नी से कहता है पैकिंग करवाने के लिए। तभी इशिता बोल पड़ी, नैतिक प्लीज, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। अब तो इतने साल भी हो गए, प्लीज मुझे भी ले चलो ना। उसका इस तरह से गिड़गिड़ाते देख नैतिक बोला, इशिता, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुम इस घर की बहू हो, माँ की सेवा, घर की सारी जिम्मेदारी आखिर तुम्हें ही तो निभानी है। तुम यहाँ की जिम्मेदारी निभाती हो, तभी मैं वहाँ चैन से रह पाता हूँ, कमा पाता हूँ। पर तुम हर बार बस यह जिद पकड़कर बैठ जाती हो। नैतिक अपना सामान रखते हुए अपने ही धुन में बोले जा रहा था। उसकी बातें सुनकर इशिता बोली, नैतिक, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। जब शादी होकर आई थी तो एक कुंवारी ननद, एक देवर की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी थी, और अब उन सब की भी तो शादी हो चुकी है। देवर नौकरी पर लग चुके हैं और घर में देवरानी राधा भी आ चुकी है। अब तुम माँ अकेली नहीं है, अब तो ले चलो। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? माना कि दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी शादियों के कर्ज भी तो चुकाना है, और वह भी तभी चुकता हो पाएगा जब मैं बाहर आराम से कमा पाऊंगा। नैतिक ने अपनी बात रखी, पर इशिता शायद इस बार सुनने को तैयार नहीं थी। फिर बोली, सबकी जिम्मेदारी निभाते निभाते मेरी जिम्मेदारी कब निभाओगे? अपनी पत्नी के साथ रहकर भी तो कमाया जा सकता है ना? क्या तो पति पत्नी बाहर रहते हैं, वह कमाते नहीं हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते नहीं हैं? उसकी बात सुनकर नैतिक उसके पास आया और उसके कंधे पर, यानी कि पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इशिता, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो खर्च बढ़ जाएगा। मुझे अधिकतर पैसे यहाँ भेजना पड़ता है, वहाँ मैं तो एक कमरे में गुजर बसर कर लेता हूँ और रूखी सूखी खा लेता हूँ। पर तुम वहाँ जाओगी तो हमें हमारी पूरी गृहस्थी बसानी पड़ेगी। कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, भला कैसे हो पाएगा? नैतिक ने समझाया तो इशिता बोली, मैं कम में गुजर बसर कर लूंगी। आप चाहेंगे तो हम दोनों मिलजुल कर कमा लेंगे। पर नैतिक प्लीज, मुझे अपने साथ में ले चलो ना। बस करो इशिता, क्यों नहीं समझना चाह रही हो? तुम मेरी बात को बस एक ही जिद कर लेकर बैठी हुई हो। यहाँ रहकर माँ की सेवा करने में आखिर हर्ज क्या है? अब की बार नैतिक थोड़ा सख्त होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इशिता उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए पलंग पर हताश होकर बैठाते हुए बोली, मैं तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ, पर तुम शायद समझना ही नहीं चाह रहे हो। शादी की है मैंने तुमसे, तुम्हारी माँ को गोद नहीं लिया है जो जिंदगी भर। कहते कहते इशिता हो रोने लगी, और उसकी बात सुनकर नैतिक गुस्से में पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। वहीं इशिता पलंग पर बैठी रो रही थी। 5 साल हो गए थे
शादी को हुए पर कभी भी नैतिक के साथ चैन से एक पल बिता नहीं पाई। लेकिन अब जब शादी होकर ससुराल आई थी तो ससुराल में सास सुमित्रा जी, पति नैतिक, ननद अंशिका और देवर प्रताप ही थे। न, पिता नहीं थे। दोनों भाई बहन उस समय पढ़ ही रहे थे। अकेले नैतिक पर घर की पूरी जिम्मेदारी थी, इसलिए वह बाहर रहकर कमाते थे। शुरुआत में जब उसने अपने साथ इशिता को ले जाना चाहा तो सुमित्रा जी ने मना कर दिया। बेटा, पहले घर की जिम्मेदारी तो निभाओ। दोनों भाई बहनों की जिम्मेदारी तेरी है। इस घर के खर्चे, उसकी पढ़ाई तेरी जिम्मेदारी है। ऊपर से अभी तेरी शादी का खर्च भी हो गया है। अभी से अगर अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएगा तो भला यहाँ खर्च कैसे चलेगा। और वैसे भी कुछ दिन बहू को मेरी सेवा तो कर लेने दो। उसके बाद तुम दोनों ही जिंदगी भर साथ ही रहना है। जिंदगी भर की बात सुनकर नैतिक इशिता को यही छोड़ गया। वह अपने साथ अपनी पत्नी को नहीं ले गया। हालांकि उसकी जॉब अच्छी थी और अच्छी सैलरी भी थी, पर जिम्मेदारियों के चलते अब वह इशिता को साथ लेकर नहीं जाता। साल में एक बार आता था, वह भी कुछ दिनों के लिए। उस पे भी कभी इस रिश्तेदार से मिलने जाना है तो कभी उस रिश्तेदार से मिलने जाना है। कभी कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट तैयार करवाना जाना है। फिर दिन भर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता। इधर इशिता घर के कामों में लगी रहती। नैतिक घर आता तो वह दिन तो पूरा परिवार के लिए त्योहार की तरह होता था। जब नई नई फरमाइशें शुरू कर देते थे, इसी तरह बस फरमाइशें पूरी करने में लग जाते। नैतिक के साथ रात में कुछ ही पल उसके होते थे। उसमें भी वह दोनों इतना थक चुके होते थे कि बिस्तर पर पड़ते ही उन्हें नींद आ जाती थी। इसी तरह आज इशिता माँ भी नहीं बन पाई थी। लेकिन अब शादी के 5 साल बाद हर कोई उसे ताना मारना शुरू कर दिया था। 8 महीने पहले देवरानी के आने की बात तो स्थिति और भी बदतर हो चुकी थी। उसकी स्थिति तो घर में काम करने वाली नौकरानी जैसी हो चुकी थी। शादी के होने के बाद दुख तो उसे इस बात का ज्यादा था कि सास सुमित्रा जी राधा से कोई काम नहीं करवाती थी। घर का सारा काम इशिता से ही करवाती थी। साथ ही साथ बाज होने का ताना भी मारा करती थी। ऐसी बातें इशिता के दिल को छेद कर जाते हैं, पर सुमित्रा जी यह भी नहीं सोचती थी उन्होंने बच्चों को कब साथ रहने दिया। इशिता ने 1-2 बार नैतिक से कहा, पर नैतिक की आंखों पर तो अपनी माँ की विश्वास की पट्टी बंधी हुई थी। वह तो मानने को ही तैयार नहीं था। माँ ऐसी बातें भी बोल सकती है कि उसे अपनी माँ पर पूरा विश्वास था। खैर, इधर नैतिक ताऊ जी से मिलने घर चला गया और इशिता अपना आंसू पोंछकर रसोई में पानी जग का भरने गई। तभी 2 जग पानी भरकर एक जग सुमित्रा जी के कमरे में रखे और दूसरा जग अपने कमरे में लेकर आ गई और चुपचाप नैतिक के सामान को पैक कर दिया और बिस्तर पर ही लेट गई। आखिर सुबह जल्दी भी तो उठना था। देवरानी जी से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। वह तो कुछ भी नहीं करती थी। रात को 11 बजे नैतिक घर पर लौटा। नैतिक घर के पास घर की दूसरी चाबी थी तो अक्सर लेट आता था। तब अपने पास एक चाबी रखना ही था, क्योंकि कई बार रिश्तेदार के घर से आने में उसे रात को लेट हो जाता था तो उसे किसी को जगाना पड़ता था। इसलिए उसके पास भी एक चाबी थी। वह दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर घर में आया तो देखा उस समय उसकी माँ सुमित्रा जी जाग रही थी। उनके कमरे की लाइट जलती देखकर नैतिक उनके कमरे की तरफ गया तो अंदर आवाज आ रही थी। सुमित्रा जी के साथ साथ राधा और प्रताप भी थे। माँ जी, आपको पता है आज भैया भाभी के कमरे से आवाज आ रही थी। शायद भाभी भैया के साथ जाने के लिए जिद कर रही थी। भैया ने मना कर दिया तो वो रो रही थी।
उनके रोने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। राधा सुमित्रा जी को नैतिक के कमरे का हालचाल सुना रही थी। अरे जितनी भी जिद कर ले, पर मेरा नैतिक उसको लेकर नहीं जाएगा। आखिर मैं नैतिक को यूं ही समझा बुझाकर अपने विश्वास पर नहीं रखा है। इस महारानी को तो बस छोड़कर जाने की लगी हुई है। सुमित्रा जी राधा को जवाब देते हुए बोली। उसकी बात सुनकर प्रताप बोला, माँ पर कर्ज? अरे चुप चुप कर, धीरे बोल जरा, नहीं तो इशिता सुन लेगी। वो भी मेरी समझदारी थी। नैतिक शादी से पहले वह जो भी पैसे घर भेजता था उसे अधिकतर मैं जमा कर लेती थी। इस कारण कर्ज इतना नहीं हुआ था। पर यह बातें मैंने नैतिक को नहीं बताई। अगर यह बातें इशिता को पता चल गई तो वह यहाँ से नैतिक के पास नहीं चली जाएगी। तब तो नैतिक यहाँ पैसा देना बंद कर देगा। अरे नैतिक जितना पैसा भेजता है, मैं सोच रही हूँ कि उन्हें इकट्ठा करके 3-4 साल में एक 500 का गज का प्लाट खरीद लूँ। सुमित्रा जी बोली। पर भाभी, कहते कहते प्रताप रुक गया। अरे छोड़ो उस बाज को, उसे तो ऐसे ही रहने दो, आदत हो चुकी है उसे। अचानक इशिता के लिए बाज शब्द सुनकर ही नैतिक उसके आगे कुछ नहीं सुन पाया। मतलब इशिता गलत नहीं कहती थी, भला उसका परिवार और उसकी माँ ही इतनी स्वार्थी कैसे हो गई कि अपनी खुशी के लिए उन्हें अपने बेटे बहू की खुशी नजर नहीं आई। नैतिक ने उसके आगे कुछ नहीं सुना और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। कमरे में आया तो देखा इशिता सो रही चुकी थी, पर आज वह इशिता को बड़े गौर से देख रहा था। उसकी जिम्मेदारियां और उसके परिवार के चलते बेचारी कितना कुछ सुनना होता है, इसलिए शायद ही तभी इतनी बड़ी बात कही। सही कही, मेरी माँ को या फिर मेरे परिवार को गोद थोड़ी न लिया था। जो इतना कुछ गलत सहती रही हो वो तब, जब उसका पति इतना दम रखता है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी को उठा सकता है। अब मैं इसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। आखिर यह भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। इस घर में मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर आई थी और मैं इसे ही छोड़ दिया। कुछ सोचकर नैतिक सो गया। सुबह इशिता अपने रोज के समय पर उठी और अपने रोजमर्रा के काम पर लग गई। जब नैतिक की नींद खुली तो उसने इशिता को बुलाया और अपना सामान पैक करने के लिए कहा। पहले तो इशिता हैरान होकर उसे देखने लगी, पर फिर खुशी खुशी अपना सामान पैक करने लगी। जब सुमित्रा जी की नींद खुली तो देखा इशिता रसोई में नहीं थी, तो उसे ढूंढती हुई कमरे में आई तो देखा तो इशिता अपना सामान पैक कर रही थी। यह देखकर सुमित्रा जी बहू से कहती हैं, अरे बहू, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? जा तो नैतिक रहा है, तुम नहीं। इशिता के जवाब देने से पहले नैतिक ने कहा, नहीं माँ, इस बार इशिता भी मेरे साथ जा रही है। मैं उसे अपने साथ ही ले जा रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही अपने अरमान पर पानी फिरते हुए देखकर सुमित्रा जी बोली, अरे पर ऐसे कैसे? तुम्हारी जिम्मेदारियां अपने बेटे नैतिक से बोली। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है माँ। दोनों भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी करवा चुका हूँ और अब प्रताप भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। वह तो घर की जिम्मेदारी निभा सकता है ना। और रही बात थोड़े बहुत कर्जे की, तो अब थोड़ी बहुत जिम्मेदारी प्रताप को भी निभा लेने दो। नैतिक अपनी माँ से बोला, पर तू ऐसे कैसे अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता है? सुमित्रा जी बस इतना ही बोल पाई थी कि नैतिक ने पलटकर कहता है, मैंने अपनी किसी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा माँ। कल रात आप लोगों की बातों को मैंने सुन लिया और मुझे उसे अब दोहराना नहीं। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली है और एक पिता की तरह अपने भाई बहन की सारी जिम्मेदारी उठाई। खुद परेशान हो गया, लेकिन कभी इशिता ने नहीं मना किया। अब मेरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी के प्रति है तो उसे भी निभाने दो।
आपको एक बहू और भी है, उसे भी आपकी सेवा करने दो। और सबसे बड़ी बात, माँ मेरी पत्नी बाज नहीं है। सच्चाई अपने बेटे के मुंह से सुनकर सुमित्रा जी भी कुछ कह नहीं पाई। जान चुकी थी अब वह किसी भी हालत में नैतिक को नहीं रोक सकती और ना ही इशिता अब रुकने वाली है। आखिर बहू की निंदा कर उन्होंने अपना मान खुद ही घटा लिया था। आखिर 5 साल की तपस्या के बाद इसको कोई नहीं समझा। रिश्ता अपने इशिता अपने पति के साथ रवाना हो गई अपनी गृहस्थी बसाने के लिए। सुमित्रा जी के पास पछताने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। घर से गए इशिता और नैतिक को 1 साल भी नहीं हुआ और इशिता माँ बन गई और खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।